मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये एक फिर से एक नया प्रश्न है। कई बच्चे इसको कई बार इस सवाल को पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बस कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है यार। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को तो एकदम चुटकियों में हल किया जाता है। देखो ध्यान से, यल भुजा के समबाहु त्रिभुज। तो यार एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आपका यल भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी लंबाई कितनी है? यल है। ये हो गया। यल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर, ये 1 2 3 तीन कोनों पर चित्र अनुसार आवेश रखे हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ क्यों रखा है, यहाँ भी क्यों रखा है, यहाँ भी क्यों रखा है, हमने बता दिया। त्रिभुज के केंद्रक ऊपर, इसका एक केंद्रक बना लो यार। केंद्रक जो होता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड एक ऐसा बिंदु होता है, समबाहु त्रिभुज के केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी दूरी बता दें, जिसकी दूरी सेंट्रॉइड केंद्रक की दूरी, केंद्रक की दूरी, केंद्रक की दूरी मैथ लगाने वाले बच्चे जानते होंगे। केंद्रक की दूरी होती है L/√3। ये बच्चे जानते हैं। केंद्रक पर एक प्लस क्यू आवेश रखा। देखिए यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, उस पर परिणामी बल बताओ। तो एक बात बताओ भैया, यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कोनों पर आवेश क्यू क्यू क्यू, तीनों स्मॉल क्यू रखे गए हैं त्रिभुज के तीनों कोनों पर, और इसके केंद्रक पर प्लस क्यू चार्ज है, उस पर बल बताना है। तो कितना आसान है। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाओ, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाओ। ये पहले आवेश के कारण इस पर बल निकाल लो, दूसरे के कारण इस पर बल निकाल लो, तीसरे के कारण इस पर बल निकाल लो, तीनों को जोड़ दो। कितना आसान है। देखिए तीनों को जोड़ने के लिए, लेकिन हाँ अब जितना ये आसान है उतना ही थोड़ा दिमाग भी लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि देखो भाई ये आसान इसलिए है क्योंकि आपको आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, पहले चार्ज कारण, क्योंकि बल सदिश राशि है तो हम नॉर्मल नहीं जोड़ सकते, हमें थोड़ा सा वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ेगा। वेक्टर जोड़ने के लिए हम मान लेते हैं ये वाला जो हमारा चार्ज है, ये वाला इधर बल लगाएगा और उसको मान लेते हैं वेक्टर F1, ठीक है। और इधर वाला जो चार्ज इधर बल लगाएगा उसको मान लेते हैं वेक्टर F2, वेक्टर F2। और उसके अलावा आप जानते हैं कि ये वाले को हमें लगता है, ये वाले को दिया है माइनस चार्ज, ये ऊपर वाले को माइनस क्यू दिया है। देखिए ये दोनों प्लस में है और ये दोनों क्या है, माइनस क्यू। तो प्लस वाला चार्ज तो बाहर की ओर धक्का देगा तो F1 इधर आ गया, और ये वाला प्लस चार्ज उधर की ओर धक्का देगा तो F2 उधर चला गया। इसके बाद ये है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू तो आप जानते हैं अपनी ओर आकर्षित करता है। तो माइनस क्यू यदि अपनी ओर आकर्षित करता है तो इधर की ओर लग जाएगा F3। ध्यान दीजिएगा, इधर की ओर लग जाएगा वेक्टर F3। अब आप जानते हैं कि केंद्रक की दूरी 1 2 3 तीनों आवेशों से क्या है, बराबर है। और इन तीनों आवेशों से केंद्रक की दूरी बराबर है, और तीनों आवेशों के लिए दोनों चार्ज के मान समान है, तो तीनों बलों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। हम आपको बता दें यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ देखें मॉड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर F3। ये तीनों बराबर होने चाहिए, और ये तीनों का मान हम F मान लेते हैं। तीनों बराबर क्यों होने चाहिए? देखिए जितनी दूरी पर ये केंद्रक, इस केंद्रक की दूरी जितनी यहाँ से है उतनी यहाँ से भी दूरी बराबर है, और उतनी यहाँ से भी दूरी बराबर है। परिमाण में जितना ये आवेश है, जितना ये आवेश है, उतना परिमाण, ये अलग बात है वो माइनस में, लेकिन परिमाण में तो तीनों बराबर हैं। और ये आवेश भी परिमाण में बराबर है, ये भी परिमाण में बराबर, ये भी परिमाण बराबर। तो तीनों आवेश यहाँ पर बराबर की मात्रा का बल लगाएंगे। डायरेक्शन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मात्रा सबके बलों की क्या है, बराबर है। तो ये हो गया आपका। अब अगर हम सबके परिमाण लिखना चाहें तो आप स्वयं बता सकते हैं। आप हमें ये बताइए कि F1 का परिमाण कितना होगा। F1 के परिमाण के लिए, F1 का मतलब पहले आवेश के कारण बल, ये हमारा पहला आवेश है। पहले आवेश के कारण बल का फार्मूला जो होगा 1/4πε0 लिख देंगे, और Q1 × Q2। देखिए Q1 क्या है, यहाँ पर स्मॉल क्यू हो जाएगा, और Q2 क्या है आप जानते हैं, प्लस क्यू पर बल लगा रहा है तो प्लस क्यू हो जाएगा। दोनों के बीच दूरी, देखिए समबाहु त्रिभुज के केंद्रक की जो ये दूरी होती है ना, ये दूरी होती है L/√3। तो इसको हम लोग लिख देंगे L/√3 का होल स्क्वायर, आप जानते हैं इसको। तो F1 का ये हो गया। अच्छा इसका परिमाण, अच्छा F2 देख लीजिए आप, F2 का मान कितना है। तो अगर आप F2 देखना हो तो फिर से वही चीज, F2 मतलब दूसरे आवेश के कारण इस पर बल, और F2 वेक्टर इधर है, वेक्टर भले उधर है लेकिन परिमाण तो वही रहेगा 1/4πε0। और दोनों आवेश यहाँ पर स्मॉल क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, तो स्मॉल क्यू इंटू, या प्लस क्यू रख दीजिए, अपान दूरी क्या है, अब दूरी केंद्र की वही है L/√3, तो यहाँ भी हो जाएगा L/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद अब आप निकाल लीजिए F3।
तीसरा आवेश ये जो माइनस क्यू है ये कितने से अपनी ओर खींच रहा है, देखिए माइनस क्यू इधर खींच रहा है, F1 उधर धक्का दे रहा है, F2 इधर धक्का दे रहा है, तीनों अलग अलग, भले दिशा में बल लगा रहा हूँ, परिमाण सबके समान है, क्योंकि जितना परिमाण इस आवेश का है उतना परिमाण इस आवेश का है, उतना परिमाण इस आवेश का है, और तीनों आवेशों के लिए जिस पर बल लगाना है उसका भी परिमाण प्लस क्यू है, और दूरी भी क्या है, तीनों आवेशों से बराबर है, इसलिए तीनों का परिमाण बराबर होगा। तो F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, आपको परिमाण लिखना है, स्मॉल क्यू इंटू यहाँ का क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू अपान यहाँ की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो केंद्र की वही होती है L/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो तीनों बलों का मान ये आ गया। अब इसके बाद हमें ये थोड़ा सा ये एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए वेक्टर F1 और वेक्टर F2, आप हमें देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में जो केंद्रक होता है, आप देखिए ये वाली लाइन केंद्रक को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब समबाहु त्रिभुज था तो सारे कोण 60-60 डिग्री थे, ये 60 डिग्री का था, ये भी 60 डिग्री का था। अब इसने दो भाग में बांटा तो यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर ये दोनों कोण 30 डिग्री के हो गए तो आप ये बताइए कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ 30-30-60 हो गया, तो आप जानते हैं 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, और इस तरह से वर्टिकली अपोजिट इधर भी क्या हो जाएगा 120। तो वेक्टर F1 और F2 के बीच का कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ थोड़ा समझने की बात है, वेक्टर F1 इधर लग रहा है, वेक्टर F2 इधर लग रहा है, इन दोनों बलों का जो परिणामी आएगा बीचों बीच आएगा, हम मान लेते हैं वो जो बल आएगा वो आ जाएगा F', उसको यहाँ लिख लीजिए F', आप उसको क्या लिख लीजिए F', और F' जो आएगा उसको हम F' के परिमाण को ध्यान दीजिएगा, ये F' जो आएगा ये भी वेक्टर आएगा, क्योंकि वेक्टर F1 सदिश राशि है, वेक्टर F2 सदिश राशि है, और दो वेक्टरों के बीच का जो परिणामी आएगा वो भी F' आएगा, वो भी वेक्टर आएगा। तो F' का जो परिमाण आएगा उसके परिमाण को F3 के परिमाण से जोड़ देंगे, क्योंकि वेक्टर F3 जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में F' भी लग रहा है। तो हम लिखेंगे वेक्टर F1 और वेक्टर F2 के परिणामी, इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो आ जाएगा वेक्टर F'। हमने यहाँ पर ये वेक्टर F' लिख रखा है, वेक्टर F' का परिमाण, इसका हमें परिमाण निकालना है। अब इसका परिमाण निकालना है तो दो सदिशों को जोड़ रहे हैं तो सदिश की तरह जोड़ेंगे, तो F' का परिमाण होगा, तो इसके लिए कौन से दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं F1 और F2 को, तो F1 के परिमाण का स्क्वायर प्लस F2 के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, थीटा जहाँ F1 और F2 के बीच का कोण है कितना है F1 और F2 के बीच का कोण हमने बताया अभी कि देखिए यहाँ ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, तो ये 30-30 हो जाएगा, 30-30 के बाद ये 60 होगा, तो यहाँ 120 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो 120 का अपोजिट क्या होगा इधर 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर F' जो आपका होगा इसका परिमाण आ जाएगा, अगर आप देखें, और हमने आपको पहले ही बताया कि F1 का परिमाण, F2 का परिमाण, F3 का परिमाण तीनों का बराबर है, तो आपका क्या होगा तो F1 का परिमाण भी F का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस F2 का परिमाण भी इसका F का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2F स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, F1 है, और इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 120 डिग्री, कितना हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। अब यहाँ पर अगर F' का परिमाण निकाले तो F' का परिमाण हो जाएगा, देखिए F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 120 का मान -1/2 होता है, ये हो जाएगा -1/2 इंटू 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर है, इसको 2F स्क्वायर लिख देंगे, cos 120 का मान -1/2 लिख देंगे, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा F' के परिमाण जो होगा वो आपका इधर आ जाएगा 2F स्क्वायर, और ये बचेगा केवल F स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर बचेगा, और ये बचेगा 2F स्क्वायर से एक F स्क्वायर घटेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा F स्क्वायर, तो F' हो जाएगा। अब इसके बाद जरा ध्यान से यहाँ देखिएगा आप, रूट F का रूट लेंगे तो F', वेक्टर F' का जो परिमाण है, वेक्टर F' का, ये वेक्टर F' का जो परिमाण है वो आ गया आपका अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा F। तो आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ F' क्या था, आपका वेक्टर F1 इधर लग रहा था, वेक्टर F2 इधर लग रहा था, दोनों वेक्टर का परिणामी बीचों बीच आएगा F', जो किसकी दिशा में है F3 की दिशा में। F' जो वेक्टर आया, F' वेक्टर का जो परिमाण आ गया वो भी कितना आ गया F। तो आप हमें ये बताइए, क्या आपको पता है वेक्टर F3 का परिमाण कितना है, F3 का परिमाण भी F है, और F' और F3 का परिमाण कितना है, F3 का परिमाण F है, और जो F1 और F2 हैं
F1 और F2 का रिजल्टेंट वेक्टर F डैश है और F डैश का भी परिमाण कितना आ गया F। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर F डैश और F3 क्या है, समान दिशा में है। ये किसमें है, समान दिशा में है, समान दिशा में है। और जब दो वेक्टर समान दिशा में हो, F डैश किसका परिणामी है, F1 और F2 का। F डैश किसका परिणामी है, F1 और F2 का। F1 और F2 का परिणामी F डैश जाएगा। तो F डैश और F3 समान दिशा, F3 भी उधर है, तो F3 समान दिशा में है। तो जब दो वेक्टर समान दिशा में हो तो उनके परिमाणों को डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है। और डायरेक्ट क्या जोड़ लिया जाता है, अगर हम चाहें तो वेक्टर के हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट परिमाण हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अतः परिणामी बल देखिए कौन कौन समान दिशा में है, F डैश। तो मॉड ऑफ F डैश, अगर दो वेक्टर समान दिशा में हों तो उनके परिमाण को डायरेक्ट जोड़ लीजिए, वही आपका रिजल्टेंट का परिमाण हो जाएगा। तो दो वेक्टर समान दिशा में है तो इनके परिमाण को हम जोड़ लेते हैं। तो F डैश F डैश और F3 समान दिशा में, तो F डैश का परिमाण प्लस मॉड ऑफ F3। तो मॉड ऑफ F3 का मतलब F3 का परिमाण। तो F डैश का परिमाण तो आप अभी निकाल चुके, कितना आ गया है, F आ चुका है। प्लस F3 का परिमाण तो पहले ही निकाले थे, कितना आता है F, क्योंकि F1 F2 F3 तीनों का परिमाण F आया था। तो यहाँ पर यह हो जाएगा F, और F बराबर क्या हो जाएगा 2F। F इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F। और आप ये बताइए, यहाँ आपने 2 रख दिया, F किसके बराबर है, चाहे F1 का परिमाण हो, चाहे F2 का परिमाण हो, चाहे F3 का परिमाण हो, तीनों के परिमाण के बराबर क्या है F। तो F1 का परिमाण कितना है ये, F2 का ये और F3 का ये। तो इस F के बदले चाहे इसका परिमाण रख दो, चाहे इसका परिमाण रख दो, चाहे इसका परिमाण रख दो, तो हम इसका परिमाण रख दे रहे हैं। तो आप बताइए F का मान किसके बराबर है, तीनों के परिमाण के बराबर है। किसी का एक परिमाण रख दो, F1 का परिमाण रख रहे हैं, ये हो जाएगा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा। और इधर हो जाएगा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन L/√3 का स्क्वायर, L/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप रखेंगे तो 2, देखिए 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कहें तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो जाएगा। और इधर होगा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, यहाँ नीचे हो जाएगा L स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर जानते हैं आप 3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो अभी हो जाएगा 3/2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन L स्क्वायर। ये आपका जो है रिजल्टेंट हो गया। इतना आसान सा सवाल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1 2 3 आवेश हैं, तीनों केंद्र पर रखे आवेश पर बल लगा रहे हैं। तीनों आवेश बराबर परिमाण का बल लगाएंगे, क्योंकि केंद्र की दूरी तीनों से बराबर है और तीनों आवेशों की मात्रा बराबर है, प्लस जिस आवेश पर लगा रहे हैं वो भी क्या है, तीनों आवेशों के लिए समान है। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप इस आवेश के कारण बल देखेंगे तो इधर आएगा F1, इसके कारण देखेंगे इधर आएगा F2, और F1 और F2 का परिणामी क्या आ जाएगा बीच में F डैश। F डैश किस दिशा में है, F3 की। तो F डैश का परिमाण और F3 का परिमाण जोड़ दीजिए। तो F3 का परिमाण तो आपको F पहले से पता था, लेकिन F डैश का परिमाण नहीं पता था। F डैश के परिमाण को निकालने के लिए आपने F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाला, और F1 और F2 के परिणामी F डैश का परिमाण निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा वेक्टर की तरह। ओके, थैंक यू।